Very, very good afternoon. Audible, visible. होपफुली आप लोगों ने वर्कशीट 1-2 प्रोजेक्टाइल की कंप्लीट कर ली, बिगनर बॉक्स 1-2 कंप्लीट कर लिए, मान सकते हैं ना। और डाउट सेशन में मुझे लगभग सारा डिस्कस करना पड़ता है ना। जो लोग डाउट सेशन में आते हैं उनको पता चल रहा होगा कि सारे ही सर हो जाते हैं, मतलब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। चलो चलो ठीक। एक काम करना आप लोग, है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा काम आप लोग को करना है। आपको ना एक पॉइंट बनाना है जिसे हम शॉर्ट नोट्स के नाम से बोलेंगे, ठीक है। यानी कि आपको ना शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कैसे, उसे ध्यान से सुनना। बना रहे हो आप लोग? बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो तो बना लेना, ठीक। जैसे आपने कहा चलो केस 1 प्रोजेक्टाइल याद है, केस 1 की बात करें तो केस 1 में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम क्या होता है, जितने भी सारे रिजल्ट्स हैं ना वो सारे इसमें आप नोट कर लो। आई थिंक आधे पेज में सारे केस आ जाएंगे, है ना। फिर आपका जो दूसरा केस था कि भाई बिल्डिंग से खड़े होके हॉरिजॉन्टली फेंके, तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सारे पॉइंट इसमें नोट कर लो। आई थिंक आधे पेज में ही आ जाएंगे, है ना। इससे पता है आपको एटलीस्ट सारे फॉर्मूले आते होंगे, पता है ना। अगर आपको सारे फॉर्मूले आते होंगे तो कम से कम आपको ना आगे के जो क्वेश्चन टफ होंगे ना उनको समझने में काफी आसानी होगी। या अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसे आराम से हैंडल कर सकते हो, है ना। आपके पीछे जो आप अगर कहो तो एक स्ट्रेंथ जुड़ी हुई है जिसकी वजह से आपको ना बहुत सपोर्ट मिल रहा होगा, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं। बात समझ गए कि नहीं। और आपको पूरी पूरी कॉपी नहीं देखनी पड़ेगी, फटाफट फटाफट रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। धीमे धीमे करके अब बनाना स्टार्ट कर दो। आज से आप ये मान के चलो कि यार मैं ना हर दिन फिजिक्स के लिए आधा घंटा शॉर्ट नोट्स में दूंगा, हर दिन, एवरी डे। ये मेरा काम है आज से, ठीक है। आप यकीन मानना, अगर आप जितनी बातें मैं बोल रहा हूं वो सारी फॉलो करने लगो ना तो आपका लेवल जो यहां पर है ना अभी, जिसे आप बोल सकते हो 0, वो 100 पर पहुंच जाएगा 2-3 महीने के अंदर। आप में खुद में ड्रास्टिक चेंज फील होगा। नहीं नहीं, वेक्टर से बनाने की आवश्यकता नहीं है, तुम प्रोजेक्टाइल से बनाओ, ठीक है। बात समझ गए। क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल रजिस्टर में बनाओ या शॉर्ट कहीं पे भी बनाओ, आपके सामने होना चाहिए बस। रेक्टिलिनियर के बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्टाइल से शुरू करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन की बात की थी, है ना। मैं तुम्हें प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्लेन के ना जैसे शॉर्ट नोट्स बनाता तो मैं कैसे बनाता, बड़े ध्यान से सुनना। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन की अगर मैं तुमसे कहता कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाओ तो मैं कैसे बनाता। मैं ऐसे बनाता कि सर बीटा एंगल पर अगर मैंने पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका, ऐसे करके, और मुझसे कहा जाता कि भाई ये बताओ मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम, पहला मेरा यही होता टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, तो मैं फॉर्मूला ऐसे लिख देता u sin theta upon g cos beta, दिस इज टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। कोई मुझसे कहता टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ तो मैं लिखता 2u sin theta upon g cos beta, ये सर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता। ये मैं फॉर्मूले बना रहा हूं कि भाई यहां से लेके यहां तक जाने में जो टाइम लगता सर वो है, यहां से लेके मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता सर वो ये है ना। इसी तरह अगर मुझसे कहा होता मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड बताओ, ये वाली, तो मैं इसका फॉर्मूला बनाता यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस बीटा, यही मैं करता, ठीक है। सेम काम मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं शॉर्ट नोट्स बनाता तो कैसे बनाता, ठीक है। ये सर मैक्सिमम हाइट हो गई। अगर मुझे थोड़ा और ध्यान देना है तो मैं ऐसे भी लिख देता, सर मुझे मालूम है कि अगर मैं यहां पर कंपोनेंट करता हूं तो इधर जी कॉस बीटा आता है, इधर जी साइन बीटा आता है, याद करो तुम्हारा पहला फिगर यही है। इधर मैं करता हूं तो सर इधर यू साइन थीटा आता है, इधर यू कॉस थीटा आता है, ऐसे आता है ना। जब हम एक्स में बात करते हैं हम इसे एक्स डायरेक्शन बोलते हैं, इसे वाई डायरेक्शन बोलते हैं, है ना।
कई बार मैं इसे यू परपेंडिकुलर बोलता हूं, तो मैं इसे ऐसे भी याद कर सकता हूं सर, यू परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। मैं इसे ऐसे भी याद कर सकता हूं, टू यू परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। मैं इसे ऐसे याद कर सकता हूं सर, यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यू परपेंडिकुलर मतलब यू साइन थीटा, जो इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप सोचो अपॉन टू जी परपेंडिकुलर। सर ये मेरे मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले बन गए, मैक्सिमम हाइट के, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के टाइम के, टाइम ऑफ फ्लाइट के। अब आता है एक रेंज का फॉर्मूला। सर रेंज का फॉर्मूला बड़ा गंदा सा फॉर्मूला था, याद है रेंज का? बहुत लोगों को याद ही नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, आप मेरी बात को सुनना। रेंज का फॉर्मूला ऐसा नहीं कॉपी कर लेंगे, रेंज का फॉर्मूला कॉपी नहीं करेंगे। पहले जाएंगे, सर रेंज का फॉर्मूला कहां है, ये रहा सर। कोई भी एक फॉर्मूला पकड़ लेंगे, कोई भी एक। जैसे मैंने ये पकड़ लिया, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन टू थीटा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा। 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवाइज करेंगे। भाई हो गया रिवाइज, हो गया रिवाइज। अब आएंगे वापस, अब लिखने की कोशिश करेंगे, लिखने की कोशिश कर रहे हैं यू स्क्वायर अपॉन जी। भूल गए सर, भूल गए, फॉर्मूला ही भूल गए, जी जी फिर भूल गए, कोई बात नहीं, वापस जाओ, फिर याद करते हैं। यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन टू थीटा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा। याद ही नहीं होके दे रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। याद किया, मम्मी किचन में खाना बना रही है, गए भाग के दौड़ गए, मम्मी ये रहा रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन का फॉर्मूला, सुनाया। मम्मी ने कहा, आपने सुनाने की कोशिश की, आपको समझ में आ जाएगा यार, गड़बड़ हो गई। फिर वापस गए, फिर पढ़ के आए, फिर मम्मी को सुनाया। अब नहीं सुना पा रहे, फिर कोशिश की। हो सकता है 4-5 बार कोशिश करने के बाद आ जाए, और एक बार आ जाए, फिर वापस गए, लिख लिया यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट साइन टू थीटा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा। बात समझ गए कैसे याद करना है? नहीं? और रात को सोने से पहले ना, चलो पापा आ गए, 2 बार पापा को सुना डाला, सर ये रहा रेंज अलाइंड प्लेन का फॉर्मूला। अब देखते हैं कैसे याद नहीं होता ये, इसमें इतनी दम कैसे जो हमको याद नहीं होता। क्या कहते हो, बात समझ में आई कि नहीं? फॉर्मूला याद कर लिया, डेरिवेशन बाद में देख लेंगे। ये तो हम सबको पता है ना, ये तो हम सबको पता है। जब हम एक्स में बातें करेंगे तो सारी बातें एक्स की होंगी, जब हम वाई में बातें करेंगे तो सारी वाई की होंगी। पता है ना ये सब बात, कि भाई एक्स में एक साथ लिख सकते हैं, वाई में एक साथ लिख सकते हैं, ये तो पता है। नहीं, ये तो पढ़ा ही था सर हमने। तो अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम कोशिश भी कर लेंगे। अगर मान लो इतना सपोर्ट हमारे पास है, तो कम से कम हम एक स्टेप ऊपर तो हैं। अगर मान लो आईआईटी के लिए 3 स्टेप चाहिए, तो एक स्टेप पर तो है। अब 1 से 2 पर, 2 से 3 पर पहुंच ही जाएंगे। जब हम पहले पर ही नहीं पहुंच रहे, दिक्कत तो तब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी बताओ? अच्छा ये बताओ, अगर आपको ये सारे रिजल्ट याद ही नहीं है, तो क्या आप किसी भी अच्छे क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे? नहीं ना। लेकिन अगर याद है तो एक कोशिश तो कर पाओगे ना, अगर याद है तो एक कोशिश तो कर पाओगे ना। और हल्का सा किसी ने सपोर्ट दे दिया तो हो जाएगा ना, कहानी खत्म। तो वही तो करना है सर, बात समझ में आती है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं बेटा। नहीं, एग्जाम के लिए ना डेरिवेशन का कोई खास रोल नहीं होता, लेकिन डेरिवेशन अगर नहीं करेंगे ना तो ये दिक्कत करेगा, हम बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। डेरिवेशन का रोल वहां पर होता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन को हैंडल करना है, तो हमें डेरिवेशन कहीं ना कहीं दिमाग में होने चाहिए। ठीक। अब एक बात याद है, इतना नहीं बनाएंगे, अभी और बनाएंगे। अभी और कैसे बनाएंगे? तुम्हें याद है हमने ये भी बात की थी फॉर मैक्सिमम रेंज। एक बात ये भी थी रेंज की मैक्सिमम वैल्यू की बात, है ना? तुम याद करो, तुम्हें याद है, बहुत अच्छी बात, नहीं तो पीछे जाओ। लिखा था मैक्सिमम रेंज कब होती है, जब सर ये वाला टर्म 1 होता है, मतलब थीटा की वैल्यू इसके बराबर होती है। याद कर लिया? मैक्सिमम रेंज की वैल्यू, ये वाला टर्म पुट करके इसमें सॉल्व किया तो यहां पर पहुंच गए, है ना? तो आपने देखा मैक्सिमम रेंज, रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आती है? सर हमने याद कर लिया, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 + sin बीटा। कब आती है? जब थीटा की जो वैल्यू है वो 45 माइनस बीटा बाई 2 हो। समझ गए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने? कितने लोग समझे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने? तुम याद करो, लास्ट क्लास में बस इतना ही पढ़ाया था ना। अगर आप याद करो तो लास्ट क्लास में बस यही कुछ तो था, और कुछ थोड़े ना था। अब जरा बताओ, इसको बनाने में मेरे को कितना वक्त लगा? देख लो, 7 से 8 मिनट। नहीं, याद करने के बाद की बात बोल रहा हूं। आप सोचो 4 बार याद भी कर लिया था इतने बीच में मैंने।
अगले पॉइंट पर आते हैं, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें याद है ये वाला जो केस था वो अप द इंक्लाइंड प्लेन था? नहीं, एक केस वो भी तो होगा जिसमें हम ऊपर से फेंकेंगे और नीचे गिरेगा। तो इसकी बात कर लेते हैं, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। चलो सोचते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर इसमें बीटा को जीरो कर दें, बीटा को जीरो कर दें, तो ऐसा फिगर बनेगा कि नहीं? अगर हमारा इंक्लाइंड प्लेन ये हो, अगर बीटा जीरो कर दें, बताओ बीटा जीरो करेंगे तो ये कौन सा केस आ जाएगा? आप जरा सोचो, अगर बीटा इसको जीरो मान लो, बताओ कौन सा वाला केस आ जाएगा? ग्राउंड टू ग्राउंड आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सही। तो ये सारे रिजल्ट बताओ ग्राउंड टू ग्राउंड हो जाएंगे कि नहीं बीटा जीरो में? आप जरा देख लो, मैक्सिमम हाइट पर जाने का टाइम, बीटा को जीरो कर दो, कॉस जीरो वन होता है, फॉर्मूला हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी, हो जाएगा। मैक्सिमम रेंज कब आती है? जब थीटा की वैल्यू 45 होगी, बीटा को जीरो कर दो। आ रहा है ना सब कुछ? बन गया ना केस वन। बीटा को जीरो लिखो, केस वन पर पहुंच गए, ये लो हो गया काम। समझ गए? चलो अब ध्यान देना, अगर मैं डाउन द इंक्लाइंड प्लेन की बात करूं तो जरा सोचो। बिल्कुल सही बोले, रिवू ने क्या किया, ध्यान से सुनो। ये पार्टिकल यहां से फेंका u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर। दिमाग में रखना, ये जो थीटा लिया है ना, दैट इज फ्रॉम इंक्लाइंड। थोड़ा सा ध्यान देना, ये बीटा, ये पार्टिकल ऐसे करके आएगा, ऐसे करके, और यहां पर आके गिरेगा, ऐसे ही तो गिरेगा। चलो मैं एक काम करता हूं, मेरी बात को समझना, इसे एक्स एक्सिस मान लेता हूं, ये वाली एक्सिस हो गई हमारी एक्स, और इसे बोल देता हूं दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। चलो आप ये सोच सकते हो, अगर मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट करूं तो ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा है, ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा है। अगर मैं g के कंपोनेंट करूं, बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं g के कंपोनेंट करता हूं, आप ये सोच सकते हो ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो बीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज जी कॉस बीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज जी साइन बीटा। हाँ या ना? ये वाली बात समझ में आ गई? इंक्लाइंड पर ही तो गिरा है बेटा, हम ये मान के चल रहे हैं इंक्लाइंड काफी बड़ा है, ठीक है, ताकि इंक्लाइंड से इंक्लाइंड पर ही गिरे। चलो अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई मुझसे कहता है इस केस में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखो तो हम यू कॉस थीटा लिखते। कोई मुझसे कहता वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखो तो हम यू साइन थीटा लिखते। कोई मुझसे कहता एक्स का एक्सेलरेशन लिखो, बताओ ये वाला मैं प्लस लिखता या माइनस? जी साइन बीटा में प्लस लिखता या माइनस? जल्दी बताओ, प्लस या माइनस? प्लस। प्लस समझ गए, क्योंकि अगर मैंने u cos थीटा प्लस लिया है तो मुझे g sin थीटा भी प्लस लेना है। और बताओ g sin बीटा प्लस लेना है कि माइनस? माइनस। नहीं? अच्छा जरा सोचो और पिछले वाले केस से कंपेयर करो, करो कंपेयर भाई, ध्यान देना। अगर मैं इस वाले केस से कंपेयर करूं तो ये समझ में आ रहा है, इसमें u cos थीटा है, इसमें u sin थीटा है, इसमें ये वाला नेगेटिव है, इसमें ये भी नेगेटिव है। तो आप ये सोच सकते हो बस यहां पर फर्क है, इसके अलावा कहीं भी फर्क नहीं है। ये समझ गए?
यस और नो? आप अगर सोचो तो ये वेलोसिटी अभी भी वैसी है, ये भी वैसी है, ये भी वैसा है, बस इसमें फर्क है, इसमें फर्क है ना। तो आप ये समझ गए, जहां जहां ये वाला टर्म नेगेटिव लिखा है वहां वहां मैं पॉजिटिव करते चला जाऊंगा, मतलब यहां पर मुझे पॉजिटिव करना होगा, मतलब मुझे यहां पर पॉजिटिव करना होगा। बात समझ में आ रही है? यस और नो? ये वाली बात समझ में आई? तो एक काम करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इन अप द इंक्लाइंड बीटा रिप्लेस बाई माइनस बीटा। आप सोचो अगर बीटा को माइनस बीटा लिख दूं, जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं बीटा को माइनस बीटा लिख दूं तो जहां पर साइन बीटा लिखा है, आप ये समझ सकते हो वहां पर माइनस साइन बीटा आ जाएगा, जहां पर साइन बीटा लिखा है वहां पर माइनस साइन बीटा आ जाएगा। अच्छा बताओ कॉस माइनस बीटा कितना होता है? कॉस माइनस बीटा कितना होता है? कॉस बीटा ही होता है ना ये तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये वाला टर्म बदला और ये वाला टर्म नहीं बदला, हम चाहते भी नहीं थे ये बदले, हम तो बस ये चाहते थे ये बदले। हाँ या ना, इसी को तो बदलना चाहते थे और किसी को बदलना थोड़े ना चाहते थे हम। और इसे बदलने के लिए बस बीटा की जगह अगर मैं माइनस बीटा लिख देता ऊपर वाले केस में तो सारे रिजल्ट आ जाते। कितने लोगों ने मेरी बात को समझ लिया? बस एक ही काम करना है, बीटा की जगह क्या लिख देना है? माइनस बीटा। इसका मतलब पता है फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? बताओ इस वाले फॉर्मूले में कोई अंतर आएगा? जरा सोच के बताओ, इस वाले फॉर्मूले में कोई अंतर आएगा? नो। क्या इस वाले फॉर्मूले में अंतर आएगा? नो। क्या इसमें अंतर आएगा? नो। रेंज वाले में अंतर आएगा? रेंज वाले में अंतर आएगा? यस। तो आप ये समझ गए, अगर मैं इसके फॉर्मूले बनाऊं तो ऊपर वाले जैसे बन जाएंगे। पहला, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। अब जरा सोचो जिसने शॉर्ट नोट्स बनाए होते उसके लिए तो केस जीरो लेवल पर है, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, है ना। जिसने अगर शॉर्ट नोट्स बनाए होते उसके लिए तो केस ही खत्म हो गया। आप ये लिख सकते हो सर ये वाला टाइम आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा, यानी कि पुराना वाला फॉर्मूला। सॉरी 2 नहीं आएगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम लिख रहे हैं, 2 नहीं आएगा, यानी कि u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर आएगा। दूसरा अगर कोई मुझसे कहे कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो तो आंसर होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ठीक है, यानी कि 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। तीसरा वाला होगा सर मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड, यानी ये वाली हाइट। अगर कोई मुझसे कहे ये वाली हाइट बताओ तो मेरा आंसर होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस बीटा, यानी कि आप लिख सकते हो u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2g परपेंडिकुलर। आपको दिख रहा है ये वाले जो फॉर्मूले हैं वो अप और डाउन में सेम है, ये वाले जो फॉर्मूले हैं वो अप और डाउन में सेम है। बेटा मैंने क्या किया, बीटा की जगह माइनस बीटा अगर लिखा तो आप सोचो ना, अगर मैं यहां पर माइनस बीटा लिखूंगा तो वही आएगा, माइनस बीटा लिखूंगा तो वही आएगा, माइनस बीटा लिखूंगा तो वही आएगा, आएगा ना वही। चलो बोलो आदित्य क्या कह रहे हो तुम? अब आखिरी में रेंज लिख रहा हूं, आप सोचो रेंज एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पुरानी वाली रेंज याद है आप? सर बोलो। सर वो बस यही पूछ रहा था, वो कॉस बीटा वाला जो भी आपने समझा दिया सर, हो गया, डाउट क्लियर हो गया, सॉरी ठीक, सर। ओके। अब ध्यान देखो रेंज वाला दोबारा आ रहा है, देखते हैं। तो आपको मालूम है बीटा जहां कॉस लिखा है वहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहां पर फर्क पड़ेगा। साइन 2 थीटा ऊपर वाले में प्लस बीटा था, यहां पर माइनस बीटा आएगा, उसमें माइनस साइन बीटा था, यहां पर प्लस साइन बीटा आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज। बोलो मधुर मित्तल क्या कह रहे हो?
इसी तरह अगर मैं रेंज की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, माइनस का cos बीटा नहीं होगा वो? बेटा कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा ही होता है। ओके सर। कॉस 30 डिग्री और कॉस माइनस 30 डिग्री एक ही बात होती है ना। यस। ये लिख दिया मैंने, यहां पर देखो लिखा था मैंने, साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा होता है, कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा होता है बस। तो जहां पर यस। साइन है वहां पर अंतर आएगा, जहां कॉस है वहां पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखो यहां पर कोई अंतर नहीं आया, यहां पर अंतर आया। यहां पर अगर आप अप वाले में बात करते हो तो प्लस आता, लेकिन डाउन वाले में बात करेंगे तो माइनस आएगा। यहां पर अप वाले में माइनस आता, डाउन वाले में बात करेंगे तो प्लस आता। आप इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देख लो, देख रहे हो, यहां पर प्लस था माइनस कर दिया, यहां पर माइनस था यस प्लस सर। कर दिया, ठीक है। अगर कोई मुझसे कहे फॉर रेंज मैक्स, अगर रेंज की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो आप सोच सकते हो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू उस समय होगी जब थीटा की वैल्यू 45 प्लस बीटा बाई 2 होगी। ऊपर वाले में क्या था, माइनस बीटा बाई 2, इसमें क्या है, प्लस बीटा बाई 2। और रेंज की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी सर हमारी यू स्क्वायर अपॉन जी। ऊपर वाले में था 1 प्लस साइन बीटा, इसमें आ जाएगा 1 माइनस साइन बीटा। ये लो सर, आप अगर ध्यान दो तो ये तो शॉर्ट नोट से ही हो गया। कितने लोगों ने बात को समझ लिया, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर, फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। क्या ये मैं मान सकता हूं आपने अच्छा रिवीजन किया है और हमारे फॉर्मूले हमको याद है? ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। अगर आपने लिख लिया तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। बोलो सार्थक, क्या कह रहे हो, एक्सीलरेशन बोलो। अलोंग, चलो वापस बता दो एक बार। क्या जानना है बेटा? सर इसमें नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा? बेटा अगर ये आपने एक्स एक्सिस बोल रखी है, दिख रही है ये वाली एक्स एक्सिस आपने बोली हुई है, और यस सर। आपने यू कॉस थीटा को प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब आप नीचे की तरफ प्लस ले रहे हो, ओके सर। तो फिर जी साइन बीटा को भी आपको प्लस लेना है, ठीक है। ओके सर। ठीक, बिल्कुल नमन, यही काम किया और कुछ नहीं। मैंने यहां लिख दिया है, ये डाउन वाले केस में यही वाली बात कर लो। अगर ग्राउंड टू ग्राउंड बनाने हैं तो बीटा को 0 कर दो, और अगर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन करना है तो अप वाले में बीटा को माइनस कर दो, ठीक है। चलो अगले में आते हैं। आई थिंक हमको फॉर्मूले याद हो गए। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन ध्यान देना। देखो मैंने क्या किया, एक पार्टिकल को यहां से फेंका 30 डिग्री के एंगल पर 30 मीटर पर सेकेंड से, और इंक्लाइंड प्लेन का एंगल भी 30 डिग्री है, ठीक है। मैं आपसे सीधा अभी फॉर्मूला बेस्ड बातें कर लेता हूं। फाइंड पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड, तीसरा रेंज ऑन इंक्लाइंड, ठीक है। ये आप निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो, यानी पार्टिकल को ऐसे फेंका, पार्टिकल ऐसे करके गया होगा और यहां पर हिट किया होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, फॉर्मूला लगा के निकालना चाहते हो या फिर चलो मैं बताता हूं, सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। आपको पता है अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं
तो ऐसे बोल सकता हूं ना, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर, यही होता है ना। देखो बिल्कुल यही होता है, तो यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं ना। मैं इस 30 के कंपोनेंट कर देता हूं। आप ये सोच सकते हो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा 30 कॉस 30 और ये वाला कंपोनेंट आएगा 30 साइन 30, है ना। यानी कि आप अगर सोचो तो 30 साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 15 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 15√3। इसी तरह अगर जी के कंपोनेंट करें तो आपको मालूम है ये आता है जी कॉस बीटा, सबको ही पता है ना, जी कॉस बीटा, बीटा को 30 डिग्री दिया है तो कॉस 30√3/2। आप सोच सकते हो दिस इज 5√3। इसी तरह अगर इसके कंपोनेंट करें तो ये आता है जी साइन 30, यानी कि सॉल्व किया होता तो ये आ जाता हमारा 5। ठीक है, आप जरा अगर सोचो तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो ऐसे ही तो निकालते, 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। ये वाला u परपेंडिकुलर है, ये वाला g परपेंडिकुलर है, तो आप लिखते हैं 2 इंटू 15 अपॉन 5√3। 5 कट जाता और आंसर आ जाता, थोड़ा सा ध्यान देना, 6/√3। यानी कि आप चाहते तो इसे लिख देते 2√3। ठीक है बेटा, आप फॉर्मूला लगा दो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करता, आप सोचो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन g परपेंडिकुलर, 2 टाइम्स ऑफ g परपेंडिकुलर, यानी कि इसका स्क्वायर। आप सोचो इसका स्क्वायर करते तो 225 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, तो ये आ जाता सर 10√3। नहीं, तो ये लो आंसर निकल के आ गया। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह ध्यान देना, यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। उसने कहा रेंज बताओ। अब सोचो रेंज तो यार निकालनी ही पड़ेगी। रेंज में ऐसा छोटा मोटा फॉर्मूला नहीं होता, रेंज में तो सर बड़ा ही होता है। तो अगर किसी को रेंज याद है तो याद करते हैं, क्या थी, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। आपको मालूम है ये अप द इंक्लाइंड प्लेन है तो यहां पर होता साइन 2 थीटा, सॉरी प्लस बीटा माइनस का साइन बीटा। ये अप द इंक्लाइंड प्लेन है और आप सोचो u की वैल्यू कितनी है, 30, ये u है, ये क्या है थीटा, ये क्या है बीटा, दिमाग में रखना। तो आप ये सोच सकते हो यहां पर अगर मैं सोचता तो u स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, g मतलब 10 कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर 30। ठीक है बेटा, और ये आता साइन 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू है तो 2 थीटा कितना हो जाता है 60, बीटा कितना है 30 माइनस का साइन बीटा यानी कि साइन 30। सॉल्व कर देते हैं भाई, तो आप अगर ध्यान दोगे तो ये आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 10, तो ऊपर बच गया 90, ये बन गया कॉस 30 यानी कि √3/2 का स्क्वायर। तो आप सोच सकते हो ये 3/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन 90 मतलब 1 माइनस हाफ। आई थिंक ये कुल मिला के हाफ आ जाएगा। तो आप अगर सोचो तो ये 4 सबसे ऊपर पहुंचा तो ये आ जाएगा 90 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/2। इसे सॉल्व कर लेते हैं, आप सोचो ये बनेगा 30 और इसे देखेंगे तो ये बनेगा 2, इसका आंसर आया सर 60 मीटर। कितने लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, क्या कहते हो, समझ गए। इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछे है ना सर, इससे आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने बेटा अगर छोटे लेवल से मेहनत की होती ना, अगर किसी ने आपको अच्छे से पढ़ाया होता बहुत ढंग से, तो आज आपको मुश्किल नहीं लग रहा होता, नहीं। लेकिन हमको तो आज तक ऐसे इंडियन सिस्टम में हमेशा ऐसे पढ़ाया जाता है सर, ये फॉर्मूला है, इसे डेराइव करते हैं और यही पूछ लेते हैं स्कूल में जाके, है ना।
ऐसा ही तो था। कभी ऐसा था कि चलो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसा कभी नहीं था ना। तो बताओ, इसीलिए तो दिक्कत है, इसीलिए तो 3-4 महीने लगेंगे तुमको मेहनत करने में, 3-4 महीने बाद कंफर्टेबल जोन आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 3-4 महीने बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगले पॉइंट पर आते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लिया। आपको पता है जो हमने फॉर्मूले बनाए उसमें थीटा कहां से लिया है? हॉरिजॉन्टल से माना है या इंक्लाइंड से माना है? इंक्लाइंड से। तो याद रखना, फॉर्मूला याद रखने से पहले यह भी याद रहना चाहिए कि हमने थीटा लिया कहां से है भाई। यह भी तो इंपॉर्टेंट है ना, थीटा लिया कहां से। चलो अब जरा सोचो, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। जैसे मान लो ये वाला एंगल कुछ भी दे देते हैं, क्या बोले, 45 डिग्री दे दें। चलो 45 डिग्री दे देते हैं, ठीक है। और एक पार्टिकल को यहां से फेंकते हैं ऐसे, किसी वेलोसिटी u से, और ये भी एंगल 45 दे देते हैं, और ये वाली वेलोसिटी दे देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपसे पूछ लेते हैं फाइंड एवरेज वेलोसिटी टिल पार्टिकल कोलाइड विद द इंक्लाइंड फर्स्ट टाइम। पार्टिकल कोलाइड विद द इंक्लाइंड फर्स्ट टाइम, यानी कि आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ठीक है भाई। एवरेज वेलोसिटी बतानी, आपको ये पता है एवरेज वेलोसिटी एक इंटरवल में डिफाइंड होती है। एवरेज हमेशा एक इंटरवल में होता है ना। कब से कब तक का पूछा है? यहां से लेके यहां तक का। ऐसे ही तो गया होगा पार्टिकल, नहीं? अच्छा बताओ, एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? बता सकते हो एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? अगर कोई मुझसे कहे एवरेज वेलोसिटी बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां से लेके यहां तक आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? अगर कोई मुझसे यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये रेंज डिस्प्लेसमेंट है? सर रेंज ही डिस्प्लेसमेंट है, नहीं। और ये सोच सकते हो यहां से यहां तक का टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहां से यहां तक का टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये सोच सकते हैं एवरेज वेलोसिटी का मतलब आपने क्या पूछ लिया भाई? सर आपने पूछ लिया रेंज डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो पूछा। बताओ ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं? यस और नो? तो अब आपको दो ही चीजें तो चाहिए, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आता है, 2u sin थीटा अपॉन g cos बीटा, यही होता है ना। थीटा, बताओ थीटा ये 45 डिग्री है और बीटा ये वाला 45 डिग्री है, तो आप ऐसे ही तो लिखते हैं 2 इंटू 20 इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाई 10 इंटू कॉस 45। अच्छा ये पता है कॉस 45 और साइन 45 बराबर होते हैं, कट जाएंगे, नहीं। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड आ गई। क्लियर? टाइम ऑफ फ्लाइट सर 4 सेकंड आ गया। और रेंज अगर निकालें तो ये सोच सकते हो रेंज का फॉर्मूला, बताओ रेंज का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 थीटा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा। क्या ये रेंज का फॉर्मूला सही लिखा है? जरा देख के बताओ क्या ये रेंज का फॉर्मूला सही लिखा है? नहीं। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर ये तो अप द इंक्लाइंड प्लेन वाला होता है ना, ये तो अप द इंक्लाइंड प्लेन है ना।
हमें तो डाउन वाला चाहिए ना, तो डाउन वाले में यहां पर क्या होता है माइनस और यहां पर क्या होता है प्लस, ये अंतर होता है ना, नहीं? तो चलो लगा देते हैं भाई, यू स्क्वायर आपको मालूम है दिस इज 20 का स्क्वायर यानी 400 डिवाइडेड बाई 10, कॉस स्क्वायर 45, आप सोच सकते हो 1/√2 का होल स्क्वायर, और ये बनता सर sin 90 - 45, और ये बनता sin 45। अब ये सोच सकते हो कुल मिला के ये भी sin 45, ये भी sin 45, तो ये वाला टर्म अगर हम ध्यान से देखते तो ऊपर गया 80, ठीक है, और ये बन जाता सर 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, तो कुल मिला के आप लिख सकते हो 80√2, √2 काट लो, तो ये रेंज बन गई। और आप सोचो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का आंसर दूं तो लिखूंगा 80√2 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आ गया 20√2। कितने लोग समझे भाई, समझ गए? डिवाइड करना था भाई। बेटा ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस काफी मुश्किल पार्ट होता है, तो ऐसे केस में ना आपका मैथ इतना अच्छा नहीं है कि डिस्टेंस निकाल पाओ। ऑब्वियसली वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड ही होगा भाई। बोलो लक्ष्य क्या कह रहे हो, समझ गए क्या? सर बोलो। सर अगर ये पार्टिकल मतलब नीचे जमीन पे गिर जाएगा इंक्लाइन को पार करके, तब तो मतलब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना काफी लंबा पड़ जाएगा ना। बिल्कुल पड़ जाएगा बेटा, तब सारे फॉर्मूला तो काम करेंगे ना। सोचना पड़ेगा, लेकिन बेसिक काम करेगा। हाँ सर, बेसिक तो करता ही है। तो बेसिक करेगा बेटा, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, ध्यान देना मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूं। अब मैं मिक्स करूं सारा, इधर उधर खिचड़ी सी बनाऊं सारी की। बनाइए सर। बनाते हैं बेटा, देखो देखो मजे लो अब जिंदगी के। देखो देखो ध्यान से, हटा दूं मैं इसे? आईआईटी में बेटा खिचड़ी ही आएगी। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ध्यान देना, ये हमारे पास एक सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। एक पार्टिकल को यहां से फेंका किसी वेलोसिटी u से, मान लो किसी वेलोसिटी u से फेंका, ठीक। पार्टिकल ऐसे करके गया और मान लो पार्टिकल यहां पर हिट किया, ठीक। जरा ध्यान देना, और ये वाला जो एंगल है ना वो दिया हुआ है 60 डिग्री। क्वेश्चन है स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन है पाथ ऑफ पार्टिकल
is shown in figure. Find speed of projection. EU. अब जरा ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ, क्या इसमें इंक्लाइंड वाले फॉर्मूले लग सकते हैं? सी ऑब्वियसली सेंटर है। अच्छा ये सोच के जरा देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं इसे ऐसे सोचूं, ऐसे यहां से लेके यहां तक, तो ऐसा नहीं लग रहा ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है? ठीक है, क्लियर है ना? चलो, अच्छा अगर मैं इसे ऐसे सोचूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसे सोचूं, ऐसे, तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी बिल्डिंग से खड़े होके पार्टिकल को फेंक दिया है? नहीं? अब बताओ कौन सा वाला केस ज्यादा आसान होता है, बिल्डिंग से खड़े होकर फेंकने वाला या इंक्लाइंड प्लेन वाला? बिल्डिंग से, तो बिल्डिंग वाला करते हैं। लेकिन इसमें पता है एक प्रॉब्लम है, क्या इस बिल्डिंग की हाइट मालूम है? जरा दिमाग चलाओ, सोचो, क्या इस बिल्डिंग की हाइट मालूम है? देखो मालूम है, आप ये सोच सकते हो यही हाइट है। ये वाली हाइट क्या बिल्डिंग की हाइट के बराबर है? ये वाली जो हाइट है, क्या ये बिल्डिंग की हाइट के बराबर है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस मालूम है, रेडियस है, पता है ये रेडियस है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये वाली डिस्टेंस पूछूं तो क्या इसे लिख सकते हैं 20 cos 60? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को लिख सकते हैं 20 cos 60, यानी कि लिख सकते हैं 10। क्या इस वाली हाइट को, ये जो हाइट है, इस वाली हाइट को लिख सकते हैं 20 sin 60, यानी कि 10√3? तो बताओ बिल्डिंग की हाइट मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है कि नहीं बिल्डिंग की हाइट? अच्छा बताओ, ये क्या है, ये रेंज है या नहीं? कोई मुझे बता सकता है रेंज कितनी है? सोच के बताओ, कोई मुझे बता सकता है रेंज कितनी है? आप जरा सोचो, यहां से शुरू करो और यहां तक आओ, ये समझ में आए? यहां से शुरू करूं यहां तक आऊं तो 20 मीटर है, रेडियस के बराबर। और यहां से अगर मैं यहां तक की बात करूं तो 10 मीटर है, तो ये समझ में आए, 10 मीटर है। तो अब जरा ये बताओ, अगर किसी को ये पता हो कितनी हाइट से फेंका, कितनी दूर गिरा, तो क्या रेंज का ये वाला फॉर्मूला याद है आपको? अगर हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो U√2h/g, याद आ रहा है? ये तब जब आप पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंकते हो। तो आप ये समझे, रेंज का फॉर्मूला U, मतलब 10 मीटर, रेंज 10 मीटर है, U आपको मालूम नहीं, √2, h की जगह क्या लिखना है, मैं 10√3, और g की जगह क्या लिखना है, 10। आप सोचो ये कट गया, इसका मतलब ये कितना आया, 2√3। तो इसका मतलब ये समझ में आया, u की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई √2√3 मीटर पर सेकेंड। कितने लोग को समझ में आया? पक्का? कौन सा प्रॉब्लम श्रीधर? कौन सा 10? कौन सा 10? ये वाला 10, ये 10 यहां से लेके यहां तक का 10 कैसे आया?
अच्छा ये बता, यहां से शुरू कर और यहां तक जा, यहां से शुरू कर और यहां तक जा, रेडियस के बराबर नहीं है क्या? रेडियस के बराबर है कि नहीं? अगर यहां से शुरू करूं और यहां तक रेडियस के बराबर है और रेडियस 20 मीटर है, तो अगर ये वाला पार्ट उड़ा दूं तो ये आ जाएगा कि नहीं? और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा कि नहीं? आर नहीं दिया तो इंक्लाइंड भी कुछ ना कर पाएगा। बेटा आर नहीं दिया तो क्वेश्चन दिया ही नहीं, फिर कैसे निकालोगे? ऐसा थोड़े ना कुछ भी ना दूं और क्वेश्चन पूछ लूं। इसमें भी इंक्लाइंड लग सकता है। ठीक है भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़े ना होता है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन ना दूं और आंसर पूछ लूं। ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है आपने? तो फिर चलो आगे बढ़ जाएं। बेटा ये तो क्वेश्चन है, इसका क्या नाम रखेंगे? अरे यू स्पीड ही तो है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड ही तो बोलते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इंक्लाइंड वाला मेथड बताओ, इंक्लाइंड वाला मानते तो। ये लो, इंक्लाइंड वाला देख लो। तब भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा थोड़ा ना बिना मेहनत के कुछ मिल जाता तुम्हें। क्वेश्चन यही था कि भाई पार्टिकल को फेंका, ये रेडियस थी, ये सेंटर था, पार्टिकल यहां गिरा, ये एंगल 60 डिग्री दिया था ना, ये एंगल 60 डिग्री, और पार्टिकल को यहां से फेंका यू स्पीड से और पार्टिकल ऐसे करके यहां टकराया, ये पाथ दिया था। ठीक है, जरा सोचो, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप ये सोच सकते हो ये रेंज कहलाएगी ये। अच्छा ये बताओ ये वाला एंगल कितना बनेगा? आप मुझे ये वाला एंगल बता सकते हो कितना एंगल बनेगा? 60। 60 क्यों बनेगा समझ गए? इस रेडियस के सामने का ये एंगल और इस रेडियस के सामने का ये एंगल बराबर होगा, है ना? और अगर ये 60 डिग्री दिया है और ये दोनों बराबर है तो ऑब्वियसली ये 60 बनेगा। अच्छा मुझे ये बता सकते हो ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर है? ये समझ गए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 20 मीटर समझ में आ गया कैसे आया 20 मीटर? ठीक, चलो अच्छी बात है। अच्छा ये वाला एंगल मुझे बता सकते हो, ये वाला एंगल 60 डिग्री समझ में आया? ठीक, क्या क्वेश्चन ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये इंक्लाइंड प्लेन है? जरा ध्यान देना, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल बना रहा है सर? 60 डिग्री। आपने पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से फेंका? यू से। कितने एंगल पर फेंका? 60 डिग्री, और पार्टिकल यहां आके गिरा, और इस केस में रेंज 20 मीटर है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। याद करो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट साइन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 2 थीटा माइनस बीटा प्लस साइन बीटा। ये समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, आप सोचो, बीटा की जगह क्या लिखना है? 60 डिग्री। थीटा की जगह क्या लिखना है? 60 डिग्री। ठीक है, जी की जगह 10 लिखना है और रेंज की जगह क्या लिखना है? 20 मीटर। बताओ यू निकलेगा कि नहीं? सॉल्व करोगे तो यू निकलेगा कि नहीं? बात समझ में आ गई? कितने लोग को बात समझ में आ गई? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना।
और एक मेथड नहीं होगा, कई मेथड हो सकते हैं, कई। ठीक है बेटा, ये 20 मीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, रेडियस 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 20 मीटर गिवन थी, देखो क्वेश्चन में 20 मीटर दी थी कि नहीं? तो ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना तो ये रेंज रेडियस के बराबर ही तो आएगी। चलो बेटा, ये अलग कहानी है, ये इंक्लाइंड प्लेन की रेंज है, ये हॉरिजॉन्टल की रेंज है, दोनों अलग अलग नहीं है क्या? हाँ, नीचे वाला बीटा है, ये बीटा है और ये थीटा है। समझ गए उत्कर्ष? रेंज अलग क्यों? एक में इंक्लाइंड प्लेन रेंज माना है, एक में हॉरिजॉन्टल वाला माना है, तो दोनों सेम कैसे आ जाएंगे भाई? चलो आगे बढ़ जाऊं। ठीक, और खिचड़ी बनाऊं इसकी? चलो देखो, इंक्लाइंड वाले फॉर्मूले बना के निकालूं या कुछ और ही बनाऊं? चलो ध्यान देना, लेकिन उससे पहले ना एक आध क्वेश्चन आसान करा देता हूं, ठीक है? जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये एंगल बीटा है, पार्टिकल को आपने थीटा एंगल पर फेंका, ये पार्टिकल ऐसे करके गया और इसने इंक्लाइन को हिट किया, ठीक है, और ऐसे हिट किया 90 डिग्री के एंगल पर। मैं क्वेश्चन ये कहता हूं, इफ बेटा जीरो लेवल है मेरे हिसाब से, तो पार्टिकल हिट द इंक्लाइंड प्लेन perpendicular to inclined, find relation between theta and beta। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, ये बताओ थीटा और बीटा में क्या रिलेशन है? निकालते हैं भाई। दिया क्या है, पार्टिकल यहां पर जब पहुंचा ना तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हिट किया। ध्यान से सुनना, यहां पर पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हिट किया, ये गिवन है। अब इसी को ना आपको बनाना है फॉर्मूले में, कैसे बनाओगे वो आप जानो। ठीक, अपन दिमाग चलाना स्टार्ट करते हैं, जरा सोचते हैं। आप ये सोच सकते हो, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस मान लेता हूं भाई, मैं इसे वाई एक्सिस मान लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप ये समझ सकते हो, अगर मैं यू के कंपोनेंट करूं तो ये यू कॉस थीटा आएगा, यू के कंपोनेंट करूं तो ये यू साइन थीटा आएगा, जी के कंपोनेंट करूं तो आदत पड़ जानी चाहिए ये जी कॉस बीटा आएगा, ये वाला कंपोनेंट करूं तो जी साइन बीटा आएगा। आएगा कि नहीं? ये कंपोनेंट समझ में आ गए? कंपोनेंट समझ में आ गए कैसे कर दिए? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसे कंपोनेंट समझ नहीं आए, कैसे कर दिए सर, ये क्या करते रहते हो आप? अगर नहीं आए तो आपको वापस जाना चाहिए।
कल की क्लास में जो वापस जाना चाहिए, ध्यान दो यहां पर, देखो यहां पर जी कॉस बीटा जी साइन बीटा दिख रहा है, ये बीटा एंगल। तो ऐसा कंपोनेंट हर बार करते रहते हैं भाई। कंपोनेंट समझ में आ गए? जल्दी बताओ। यस सर लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ वाई लिख दो, काम हो जाता है। पूरा लिखने की क्या आवश्यकता, वाई लिख दो, वन लिख दो, वन मतलब यस, टू मतलब नो, फटाफट टाइप कर सकते हो, है ना? ठीक। अच्छा ये बताओ, जरा सोच समझ के बताना, ये जो वेलोसिटी है वो एक्स में है, वाई में है, या बीच में है? चलो ठीक, रुक जाओ। ये वाली वेलोसिटी बता सकते हो, ये वाली वेलोसिटी किस में है, एक्स में, वाई में, या बीच में? वाई में। वाई या माइनस वाई एक ही बात है। अच्छा ये बताओ, यहां पर एक्स की वेलोसिटी कितनी है, जरा सोच समझ के बताओ, यहां पर एक्स वाली वेलोसिटी कितनी है? 0 0 0। सर पूरी की पूरी वाई में है तो एक्स में कितनी है? 0। हाँ या ना? अच्छा बता सकते हो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है? यहां से लेके यहां तक का टाइम बता सकते हो कितना है? क्या उसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं? क्या ये बोल सकते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा? ठीक। अगर हमें रिलेशन निकालना है ना ये, तो आप सोचो, यहां पर एक्स वाली वेलोसिटी को उठा के 0 कर देते हैं, यानी इतनी देर में एक्स की वेलोसिटी 0 हो गई सर। इतनी देर में एक्स की वेलोसिटी 0 हो गई भाई। तो क्वेश्चन है सर एक्स की वेलोसिटी लिख सकते हैं? आंसर है हाँ। आपको एक्स की वेलोसिटी लिखना आता है? कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। लिखते कि नहीं? अच्छा ये बताओ, अगर टी की जगह कैपिटल टी लिख दें तो वी एक्स को 0 लिखेंगे कि नहीं? अगर यहां पर बात करें तो टी की जगह कैपिटल टी और वी एक्स की जगह 0, क्योंकि एक्स में वेलोसिटी नहीं। तो हम यहां पर लिख देते हैं 0, और यहां पर लिख देते हैं यू कॉस थीटा माइनस का जी साइन बीटा इनटू कैपिटल टी, और कैपिटल टी कितना था हमारा? 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। यही था ना? आप जरा ध्यान दो, जी काट लो, काट लिया भाई। इसको इधर ले, या इसको इधर लेके चलते हैं, इस वाले को इधर ले आते हैं। अब ये सोच सकते हो साइन अपॉन कॉस टेन बीटा हो जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस ये टेन बीटा हो जाएगा, इधर आया तो प्लस हो जाएगा, बाकी 2u साइन थीटा बचेगा। और ये 2u साइन थीटा किसके बराबर बनेगा? u कॉस थीटा। आप सोच सकते हो ये कट जाएगा, इसका मतलब आप ये समझ गए, 2 tan बीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर बनी? साइन को नीचे ले लो तो ये बनी कॉट थीटा। कितने लोग को रिलेशन समझ में आ गया? दिस इज द रिलेशन, दिस इज द आंसर, कि सर ये रिलेशन होगा। समझे कि नहीं? अगर ऐसा रिलेशन होगा तो ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन हिट कर जाएगा भाई। नहीं? बोलो यस डींगरा, क्या कह रहे हो? बोलो यश। सर हम एक्स की वेलोसिटी को u cos थीटा से डिनोट करते हैं, तो v x हमने जैसे 0 लिया है तो कुछ और भी तो हो सकता है ना? बेटा क्वेश्चन में दिया है कि नहीं परपेंडिकुलर हिट किया? यस सर दिया है। और अगर दिया है परपेंडिकुलर हिट किया तो एक्स की वेलोसिटी कितनी है वहां पर? ओके सर समझ में आ गया। तो जब है ही 0 तो क्या करूं, है ना? यस सर। नहीं याद क्यों रखना है भाई? ये तो एक क्वेश्चन है, ऐसे तो 50 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे सामने। कॉट नहीं बनेगा, कॉस अपॉन साइन कॉट ही तो बनेगा, सही तो लिखा है। ये नीचे आया ना, 2 tan बीटा बराबर कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट। ठीक है मुदित चौधरी, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं।
ध्यान देना। जैसे एक पार्टिकल को यहां से फेंका, ये एंगल मान लो 60 डिग्री है, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, ठीक है। एक पार्टिकल को यहां से फेंका, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, जैसा आप फिगर में देख रहे हो। ये ओ पी है, ये ओ है, और पार्टिकल ऐसे करके गया, और पार्टिकल ने यहां पर ऐसे करके हिट किया। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। इफ path of a particle shown in figure, मतलब जो भी फिगर में इंफॉर्मेशन दी है वो दी है, ठीक। मैं आपसे पूछ लेता हूं फाइंड, चलो इस वाले पॉइंट का एक नाम रख देते हैं क्यू। फाइंड पहला, टाइम फ्रॉम पी टू क्यू, पी से लेके क्यू तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरा, मैं आपसे पूछ लेता हूं वैल्यू ऑफ वी, ठीक। तीसरा मैं आपसे पूछ लेता हूं लेंथ ओपी, और चौथा मैं आपसे पूछ लेता हूं लेंथ ओ क्यू, ठीक। चलो अब जरा सोचो, ये वाला क्वेश्चन मेरे को दिया है, मतलब मुझे एक तो यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। क्या ये बताओ, ऐसा कोई भी केस पढ़ाया है जिसमें पार्टिकल एक इंक्लाइंट से फेंका जाए और दूसरे इंक्लाइंट पर जाके गिरे? क्या हमने ऐसा कोई केस पढ़ा है? क्या हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें एक इंक्लाइंट से फेंकूं और दूसरे पर गिरे? तो आंसर है नहीं सर, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ाया आपने, है ना। तो अब हमारे पास क्या है, हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना उन्हीं को यूज करें, हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं को यूज करें। नहीं, रिव्यू बोलता है सर ये बिल्डिंग वाला केस बन सकता है, बन सकता है भाई बिल्डिंग वाला केस, दिमाग चलाएं तो। नहीं, ये इंक्लाइंड वाला भी बन सकता है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड में भी दिमाग चला के निकाला जा सकता है ना। ये बेसिक से भी निकाला जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं ना इसके निकालने के। तो एक काम करते हैं, बेसिक से निकालूं? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, बेसिक से करता हूं, सुनो। अगर मैं मान लो, पेन मत चलाना बिल्कुल, बस ध्यान से देखना। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस मान लूं तो बताओ क्या ये वाई एक्सिस है? अगर इसे एक्स बोला जाए तो क्या ये वाई है? क्यों है? क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना। क्यों है? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जी किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ ना। ऐसा थोड़ी ना एक्स और वाई मानने से जी बदल जाएगा, ऐसे ही लग रहा है ना जी, ऐसे।
सोच के बताओ ये जी एक्स में, वाई में या बीच में? सोच के बताओ ये वाला जो जी है वो एक्स में है, वाई में है या बीच में? कंपोनेंट कर दें? तुम्हें याद है अगर कंपोनेंट करें तो ये जी साइन 30 आ जाएगा और ये जी कॉस 30 आ जाएगा, हाँ या ना? जी साइन 30 अगर सोचें तो 5 बनेगा, 10 × 1/2। और अगर इसे देखें तो ये 5√3 बनेगा, 10 × √3/2। नहीं, बताओ ये वाला एक्सेलरेशन किस में है? जरा सोच के बताओ ये वाला एक्सेलरेशन किस में है? एक्स में। ये एक्स में ही तो है यार, ये वाली लाइन एक्स ही तो है, एक्स में नहीं है। ये वाला किस में है? ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाई में है, ये वाली लाइन वाई है ना? तो ये सोच सकते हैं अगर एक्स का एक्सेलरेशन कोई मुझसे पूछे तो एक्स का एक्सेलरेशन -5 है, वाई में एक्सेलरेशन पूछे तो मेरा आंसर है -5√3 है। नहीं, चलो आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पर आता हूं। जरा ये बताओ ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये एक्स में है, वाई में या बीच में? ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एक्स में, वाई में या बीच में? सर एक्स में। ये वाली लाइन तो एक्स है ना, एक्स या पैरेलल टू एक्स एक ही बात होती है। तो आप ये समझ गए, अगर कोई मुझसे कहे यू एक्स बताओ तो 10, बताओ अगर मैं यू वाई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वाई में जानना चाहूं तो कितनी है? यू वाई कितनी है? 0, 0। पक्का? अच्छा ये बताओ फाइनली अगर मैं यहां हूं, यहां फाइनल वेलोसिटी बताओ, फाइनल वेलोसिटी एक्स में कितनी है? यहां पर एक्स की वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि ये तो वाई में है भाई, ये बीच में थोड़ी ना है। और फाइनल वेलोसिटी इन वाई अगर सोचें तो आप लिख सकते हो माइनस का वी। नहीं? यस और नो? ठीक है। अब जरा सोचो अगर मैं एक्स में इक्वेशन बनाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन एक्स फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, लिख सकता हूं। फाइनल वेलोसिटी 0, 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन कितना है -5 और टाइम t, यहां से लेके यहां तक का टाइम t। यहां पर इनिशियल है, यहां पर फाइनल है, तो पूरा टाइम आ गया। तो बताओ t कितना आया? 2 सेकेंड। बताओ क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा था कि नहीं? फील हो रहा था क्वेश्चन बड़ा टफ सा है? बताओ कहानी खत्म कर दी ना 1 सेकेंड में? कोई फॉर्मूला लगाया? नहीं, बेसिक लगाया, खत्म। मोहिनी बेटा मैं क्या कर सकता हूं इसमें? अगर तुम्हारा इश्यू हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, अब उसे मत लिखो, अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो इस केस को खत्म होने दो और अगला जब सेक्शन शुरू हो वहां से स्टार्ट करो। ये वाली वेलोसिटी, ये वाली दी है ना क्वेश्चन में, 90 डिग्री के एंगल पर है। देखो क्वेश्चन में गिवन है ना, यहां पर जब टकराया तो वेलोसिटी 90 डिग्री के एंगल पर है, तो ये वेलोसिटी अगर इसे x बोलूंगा तो ये y है ना। समझ गए? इसलिए x की वेलोसिटी 0 है। समझ गए क्यों 0 बोला? ठीक, आगे बढ़ते हैं। जरा सोचो, अब आपको टाइम पता चल गया ना, टाइम तो 2 सेकंड आ गया। अब हम एक काम करते हैं, ये निकालते हैं। तो आप सोचो अगर मैं y में इक्वेशन लिखूं तो आप ये कह सकते हो फाइनल वेलोसिटी इन y, मेरी बात को ध्यान से सुनना, फाइनल वेलोसिटी इन y बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन y प्लस एक्सेलरेशन इन y इनटू टाइम। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है? माइनस का v। इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है सर? 0। एक्सेलरेशन किसके बराबर है सर? -5√3, है ना? और टाइम कितना है सर? 2 सेकंड। तो यहां से ये समझ में आया v की वैल्यू 10√3 आ जाएगी। कितने लोगों ने बात समझी? पक्का?
हाँ यू वाई है बेटा, ये वाई लिखा है, वो थोड़ा सा ना पेन ऐसे चल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या इसे बोल सकते हैं ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? क्या इसे बोल सकते हैं ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? ये एक्स का डिस्प्लेसमेंट है, ये वाई का डिस्प्लेसमेंट है, और ये नेट डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। तो जरा सोचो, अगर कोई मुझसे कहे वाई का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो वाई का डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही लिखते हैं ना, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब जरा सोचना, y का डिस्प्लेसमेंट माइनस वाई लिखूंगा ना, क्योंकि नीचे की तरफ आया, तो इसे लिख दिया माइनस का y। यू वाई कितना है 0, टाइम कितना है सर 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है सर 5√3, टाइम कितना है सर 2 का स्क्वायर। तो आप अगर सोचो तो ये कट गया, इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो आ गई 10√3, ये y निकल गया। और अगर कोई कहे x निकालो, यानी कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकालो, y मतलब OP, x मतलब OQ, तो अगर x लिखते तो ऐसे ही तो लिखते ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ux कितना है सर 10, टाइम कितना है सर 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन इन x कितना है माइनस का 5, टाइम कितना है सर 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो तो आप सोचोगे ये 20 माइनस 10, ये 10 मीटर आ जाता, तो ये लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खत्म। एक बार जरा हैंड रेस करके बता दो सर कितने लोगों ने समझ लिया। नहीं सॉरी, हैंड रेस मत करना, मतलब पोल में बोलना, पोल में, पोल में, पोल में, पोल में भाई। अगर किसी को कुछ पूछना है तो अब हैंड रेस करेगा, ठीक है? अगर कुछ भी पूछना है तो अब हैंड रेस करेगा। इसका मेथड बदलूं, इसका मेथड बदलूं? ले सकते हैं बेटा, वाई को पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना फिर इसे भी पॉजिटिव लेना, फिर इसे भी पॉजिटिव लेना, फिर सबको पॉजिटिव लेना। बेटा एक्स आगे गया ना, आप सोचो ना, वाई में किधर आया नीचे, एक्स में किधर गया आगे, तो आगे को पॉजिटिव लिया, नीचे को नेगेटिव लिया। नहीं, बोलो मेहमान बंसल। सर मैं ये पूछ रहा था, अगर अपने सर इसको बिल्डिंग वाले में कन्वर्ट करेंगे तो जी का तो पंगा पड़ेगा ना सर, बहुत। वो मुझे क्या पता, पड़ेगा तो उसको सॉल्व करेंगे, पंगे तो पड़ेंगे, जो पंगे पड़ेंगे उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और क्या बात है। और अगर सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए तो मेथड बदल देंगे, ओके सर। या तो हम सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे या फिर मेथड बदल देंगे, हमारे पास तीसरा कोई तरीका ही नहीं है भाई। बोलो अमृत, क्या कह रहे हो? जो सर v की वैल्यू जो आई है सर वो 2√3 आई है, और सर क्या? जो हमारा u का जो वेक्टर है सर वो जिस डायरेक्शन में है, तो सर अगर हम जो v एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं, अगर हम उसको एक्सटेंड करके कोई ऐसा ट्रायंगल बना दें जिससे मेरा 10/10√3 आ जाए। बेटा बेटा एक मिनट, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो या कोई तरीका बता रहे हो? सर मैं तो सर पूछ रहा हूँ कि ये तरीका कुछ हो सकता है या फिर बस ऐसे ही कुछ भी देखो सोच। देखो, सीधी सीधी बात बोलता हूँ बेटा, मुझको नहीं पता तरीका हो सकता है कि नहीं, हमको वो तरीका पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर पता नहीं वो तरीका सॉल्व कर पाएगा कि नहीं। सीधी ठीक है सीधी सर। बात है ना? पहले मैं एक कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को हैंडल करने की, फिर मैं बता पाऊंगा वो तरीका। कहीं पर ऐसा तो नहीं कोई वैल्यू फंसा के बैठ जाए और वो वैल्यू निकल ही ना पा रही हो, या उससे मैथ बहुत मुश्किल हो जा रहा हो। ठीक है, यस सर। ठीक। वी वाई को माइनस वी लिखा है, नीचे की तरफ है ना, इसलिए माइनस वी लिखा है, माइनस यू नहीं लिखा, माइनस वी लिखा है। ठीक है सानिया, क्लियर हो गया? चलो, मैं तुम्हें तरीका बता सकता हूं और भी, जिनसे हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और हो सकता है जितने मैं बताऊं उससे ज्यादा तरीके तुम्हारे पास हो। बताऊं मैं दूसरा तरीका? ठीक, चलो देखो, आपका मन है, नोट करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। देखो, मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूं।
ध्यान से सुनना, मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसा इंक्लाइंड प्लेन मान लेता हूं, ऐसे मान लू, ऐसा इंक्लाइंड प्लेन। अब जरा सोचो, जरा सोचना, थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं मैं इसे ना, एक मिनट है ना। ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर मैं इसे इंक्लाइंड प्लेन मान लूं और मान लो यहां पर इंक्लाइंड ना होता, तो आप ये सोच सकते हो ये पार्टिकल का जो मोशन है वो कुछ ऐसा हुआ होता? नहीं। आप बताओ, अगर मैं यहां से शुरू करूं और यहां तक जाऊं, तो ये इंक्लाइंड टू इंक्लाइंड हुआ कि नहीं? अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहां से शुरू करके यहां तक की बात करूं, तो क्या ये बोल सकता हूं ये वाली जो हाइट है, ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन वाली मैक्सिमम हाइट है? क्या ये बोल सकता हूं? क्योंकि इस समय जो वेलोसिटी है वो इसके पैरेलल है। नहीं। तो क्या ये बोल सकता हूं ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है? बोल सकता हूं क्या मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है, ये वाला जो टाइम है? तो आप ये समझ गए, टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है। तो आप ये सोच सकते हो, इसका फॉर्मूला मैं बनाता तो मैं लिखता यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा, यही लिखता है ना। ये मेरा थीटा है और ये मेरा बीटा है। नहीं। तो अगर मैं यहां पर देखता तो यू की वैल्यू 10 है, साइन 90 अपॉन जी किसके बराबर है सर? 10, और यहां पर कॉस 60। आप अगर जरा ध्यान दोगे तो 10 और 10 कट जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, कॉस 61/2, आंसर 2 सेकेंड। यानी कि सर 2 सेकेंड टाइम यहां से लेके यहां तक का टाइम होगा। कितने लोग समझे बात को? खत्म कर दी कहानी? कर दी ना इसकी भी खत्म, हटाओ। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा ये बताओ, क्या ये मैक्सिमम हाइट निकल सकती है? आराम से। मैक्सिमम हाइट याद है कैसे निकालते? यही तो फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस बीटा, निकाल लेते कि नहीं? समझ गए? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास और भी मेथड है, मेरे पास और भी मेथड है, मेरे पास 3-4 मेथड और हैं इसके, जिससे मैं इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकता हूं। लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप भी अपना दिमाग चलाओ, है ना, तभी तो डेवलप होगा। नहीं तो सारे मैं ही बता दूंगा तो तुम्हारे दिमाग को क्या करना है? तुम्हारे दिमाग को भी तो कुछ ना कुछ करना है ना। लेंथ पीओ कैसे निकालते? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें इस डायरेक्शन की वेलोसिटी मालूम है, इसका एक्सेलरेशन मालूम है, यहां तक का टाइम मालूम है, लेंथ नहीं निकल आती क्या? निकलती कि नहीं निकलती विनीत? समझ गए? और कुछ नहीं, R/2 नहीं होती बेटा, ये कम होती है ज्यादा, ये मिड पॉइंट नहीं होता है। क्योंकि इधर की तरफ एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ती जाती है, तो ये वाली लेंथ ज्यादा, ये वाली कम, आप अगर ध्यान दो, ठीक है। ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। ठीक। चलो, आई थिंक मैं मान लेता हूं आपने मेरी बात को समझ लिया। तो ये बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज रिलेटिव मोशन। बेटा पीओ ये निकाला था ना, ये निकाला था कि नहीं पीओ ऊपर? ये नहीं निकाला था पीओ? ऐसे ही यहां पर भी मुझे निकालना पड़ता, ठीक है। बोलो महिमान क्या कह रहे हो? मेहुल महिमान क्या कह रहे हो? सर वो गलती से एंट्रीज हो गया था। बोलो मेहुल।
मेहुल ही थे? सर मैं मेहुल। बोलो बोलो। सर ये लास्ट वाले क्वेश्चन में जब आपने उसको एक्सटेंड किया था वाई एक्सेस को, सर वो जिस जगह से वो प्रोजेक्टाइल हो रहा था, अगर वहाँ पे एक लाइन खींच के एक्सेस करके केस 1 जैसा कर सकते थे क्या? बेटा ये दोनों सेम लेवल पर होंगे, ये कोई जरूरी नहीं ना। ये P और Q सेम लेवल पर होंगे तभी तो आप वो ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर पाओगे। अगर P और Q ऊपर नीचे हुए तो ओके। समझ गए ना बात को। मैं ये कह रहा हूं तुमने ये वाली लाइन खींची और मान लो Q इस लाइन पर नहीं आया, वो नीचे आ गया, तब क्या करोगे? समझ गया? चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा अब, रिलेटिव मोशन। ठीक है? फिजिक्स में कोई भी टॉपिक कभी खत्म नहीं होता, एक बात को हमेशा दिमाग में बिठाओ, फिजिक्स में कोई भी टॉपिक ना खत्म नहीं होता है, सिर्फ अगले टॉपिक में कैरी करता है। ठीक है? काइनेमेटिक्स का ही तीसरा सेक्शन है, आप उसे न्यू टॉपिक बोल दो, न्यू चैप्टर बोल दो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। नहीं, अब क्वेश्चन बाद में देखेंगे। रिलेटिव मोशन अच्छा टॉपिक है और दिमाग खाऊ टॉपिक है, तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। रिलेटिव मोशन हाँ, मॉड्यूल में एक नया टॉपिक है। दिमाग चलाओगे तभी सीखोगे बेटा। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके दिमाग को खोल के रख देगा। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दे। चलो अच्छा ये बताओ, जरा सोच समझ के बताना। जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर आप बैठे हुए हो, एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर आप बैठे हुए हो और आपके बगल में एक पर्सन बैठा हुआ है और एक पर्सन स्टेशन पर खड़ा हुआ है और ट्रेन चलने लगती है। आपको क्या फील होता है? जो आपके बगल में बैठा है वो चलने लगा या जो स्टेशन पर खड़ा है वो पीछे की तरफ जाने लगा? स्टेशन वाला ही तो ऐसा लगता है ना पीछे जाने लगा, लेकिन एक्चुअली में अगर सोचें तो एक्चुअली में तो हम आगे की तरफ गए ना। हाँ या ना? बिल्कुल। इसका मतलब ये समझ में आता है मोशन एक्चुअली में क्या है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा देख कौन रहा है। नहीं? अच्छा कई बार ऐसा हुआ है ना कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, जैसे मान लो मैं जयपुर से आगरा जा रहा हूं, कोई रास्ते में बोले कहां पहुंच गए, तो आप कई बार बोलते हो ना आगरा आने वाला है, बोलते हो कि नहीं? अच्छा सही बताओ, आगरा आने वाला है या आप आगरा पहुंच गए? लेकिन बोलते हमेशा यो आगरा आ रहा है, आगरा। आगरा थोड़े ना आता है यार, हम जाते हैं, है ना? लेकिन हम बोलते हमेशा अपने रेस्पेक्ट में ही है, ये हमारी नेचर में ही हो गया है। तो इस समय बताओ आप चल रहे हो या रुके हुए हो? जरा ये बताओ इस समय आप चल रहे हो या रुके हुए हो? सर सही क्वेश्चन पूछा, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? अच्छा ये बताओ, अगर कोई आदमी अर्थ के बाहर से आपको देखे, कोई आदमी अगर अर्थ के बाहर से आपको देखे तो ऐसा नहीं लग रहा होगा अर्थ घूम रही है, आप भी घूमे जा रहे हो लगातार, है ना? और अगर मम्मी देखें तो बोलेंगी बैठे हुए हो बेटा, नहीं? तो इसका मतलब ये वाली बात अगर सोचें
तो अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग बातें बताते हैं ना, हाँ या ना? क्या दोनों बातों में कोई गलत है? अगर मम्मी से पूछें आप चल रहे हो, तो मम्मी आंसर दे रही नहीं बैठे हो, तो क्या गलत बोल रही हैं? नहीं, बिल्कुल सही बोल रही हैं। और जो अर्थ के बाहर से देख रहा है वो गलत बोल रहा है? नहीं सर, वो भी सही बोल रहा है। तो दोनों सही बोल रहे हैं अपने अपने हिसाब से, है ना, अपने अपने रेस्पेक्ट में। ये वाली बात समझ में आ गई? तो ये समझ गए, मोशन ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है, मोशन ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है, यानी कि हमारी वेलोसिटी, हमारा एक्सेलरेशन, हमारा डिस्प्लेसमेंट अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखाई देगा, है ना? मेरी वेलोसिटी, मेरा एक्सेलरेशन, मेरा डिस्प्लेसमेंट अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, चलो। एक टर्म होता है फिजिक्स में, बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझना, ये नाम बड़े हैं, बस ऐसा लगता है पता नहीं क्या बोला जा रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपने कभी सुना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नहीं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। जहां से खड़े होके ऑब्जर्वर चीजों को ऑब्जर्व करता है उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे अगर आप एक कार में बैठ जाओ, तो वो जो कार है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, जैसे आप अपने रूम में हो, तो रूम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे आप सैटेलाइट के अंदर चले जाओ, तो सैटेलाइट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? थोड़ा और फिजिक्स के हिसाब से बताना है तो ऐसे बताओ, जैसे ये एक कार है, ठीक है, और मान लो इस कार से हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दिया। जैसे ये एक्स एक्सिस बोल दी, ये वाई एक्सिस बोल दी, ये जेड एक्सिस बोल दी। ये कार है और कार के अंदर आप बैठे हो और ये कार आगे की तरफ जा रही है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, कार से जो सिस्टम जुड़ा है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हो गया? रूम में एक्स वाई जेड बना दो और रूम में से देखो तो वो एक्स वाई जेड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, समझ गए कि नहीं? मतलब जहां से आप देख रहे हो वहीं पर एक्स वाई जेड बना दो और वो आपके साथ साथ चले। आप चल रहे हो तो वो चले, तो वो हमारा क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बड़ा सिंपल सा है, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भारी भरकम डेफिनेशन लगती है, बाकी कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेट सिस्टम attached to observer is called frame of reference। ठीक है, बचपन में हमने ऐसा किया था। बचपन में एक छोटा सा गेम आप सबने किया होगा, देखा होगा। पूछते थे हमसे ये लाइन बड़ी है या छोटी, याद है? हमसे बहुत लोगों ने पूछा ये लाइन बड़ी है या छोटी, तो क्या आंसर दिया आपने? जब भी जो आंसर दिया उसका उल्टा बना दिया। आपने बोला छोटी है तो बोलता है छोटी है क्या? आपने बोला बड़ी है तो बोलता है बड़ी है क्या? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये लाइन छोटी है या बड़ी, ये डिपेंड करता है आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। बात समझ में आती है? तो वैसा ही कुछ रिलेटिव है। क्लियर? तो चलो अगली क्लास में इसके आगे की कहानी पर बात करेंगे। होमवर्क बता दूं मैं आपको, संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, मिस नहीं होनी चाहिए।
संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, मिस नहीं होनी चाहिए, याद रखना, खोपड़ी तोड़ देंगे मिस हो गई तो। प्रोजेक्टाइल तक आ रहा है आपके टेस्ट में, प्रोजेक्टाइल तक आ रहा है। अपना प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया ना? होमवर्क है एक्सरसाइज 1 प्रोजेक्टाइल।